सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक का पहला प्रकरण खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। नई नुओं का भोजन। आज नई नुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नई नुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था? नई नुआ है वो ये सोच रही थी कि मध्य प्रदेश में उसने जो खाना खाया था वो इतने मसालेदार क्यों था। तो विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। और यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि स्त्री और पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया था। आपको याद होगा कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि आरंभ में स्त्री और पुरुष है वो भोजन का उत्पादन नहीं करते थे। वो या तो शिकार करते थे, यानी कि आखेटक थे, या फिर अपने भोजन का संग्रह करते थे। संग्राहक कहलाते थे वो। इसके बाद देखिए कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने ये पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ इस बात की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे हुए बीजों का अंकुरन और उनसे पौधों का निकलना आदि। ये सब कुछ धीरे धीरे मनुष्य ने जैसे जैसे जलवायु बदली वैसे वैसे सीखा। और इसी तरह उन्होंने पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। और इस तरह से आरंभिक मानव धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसके बाद देखिए कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो देखो बच्चों, नीचे एक प्रश्न है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा? तो देखो कि हमें पता है जो कुत्ता है वो एक वफादार पशु है। वो मनुष्य के समान की रखवाली करता था। कुत्ता शिकार में मनुष्य की सहायता करता था और कुत्ता मनुष्य के इशारों को जल्दी समझता था। इसीलिए आरंभिक मानव ने कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया होगा। इसके बाद देखिए बसने की प्रक्रिया कि कैसे लोगों ने धीरे धीरे बसना आरंभ किया।
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। यानी कि पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करना, ये जो दोनों काम थे इनको उन्होंने बसने की प्रक्रिया का नाम दिया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे, यानी अलग होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना बहुत कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके हुए दानों के भार को संभाल सके। यानी ऐसे पौधे लेंगे वो पौधों को उगाने के लिए कि जिनके दाने हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे, और वो उनकी जो फसल है उसकी जो डंठल है वो क्या होगी, मजबूत होगी, ताकि वो उन दानों का भार संभाल सके। तो ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए, यानी धीरे धीरे वो अलग किस्म के होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जैसा कि देखो आपको यहाँ चित्र में 2 दांत दिखाई दे रहे हैं, एक ये छोटा दांत है और एक ये बड़ा दांत है। अब हम इनमें से आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा दांत जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। तो जो छोटा दांत है वो पालतू सूअर का है और जो बड़ा दांत है वो जंगली सूअर का है। तो बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं, और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। यानी कि सबसे पहले जो खेती के लिए फसल को अपनाया गया वो तो थी गेहूं और जौ। और पशुओं की बात करते हैं तो कुत्ते के बाद आएगा भेड़ और बकरी, इन्हें पालतू बनाया गया। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं एक नई जीवन शैली की। यानी अब धीरे धीरे क्या, बसने की प्रक्रिया के बाद लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया। किस तरह से कि तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो तो तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में, यानी इसे बड़ा होने में कुछ वक्त लगता है। हो सकता है इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो ये देखिए कि अनाज के कौन कौन से उपयोग है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, जैसे बीज के रूप में, भोजन के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। तो इस तरह से बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में भी खड्डा खोदा। तो क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? और अपने जवाब का कारण भी बताएं। तो देखिए
कि हमें लगता है कि जो भी ये शिकारी थे, भोजन संग्राहक थे, आखेटक थे, ये लोग बर्तन नहीं बनाते थे, क्योंकि तब तक उन्हें भंडारण की आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में सिर्फ घूमते रहते थे। ना उन्होंने स्थायी जीवन जीना शुरू किया था, ना उन्होंने खेती करनी शुरू की, और ना ही उन्होंने पशुपालन सीखा था। तो इसीलिए वो ना तो ऐसे बर्तन बनाते थे और ना ही उनका वो प्रयोग करते थे। इसके बाद देखिए आगे है कि जानवर, ये जो जानवर हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। कैसे कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, और जो कि एक भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इसके बाद देखिए नीचे 2 प्रश्न हैं कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए कि भोजन के अतिरिक्त हमें जानवरों से ऊन, चमड़ा, सींग, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जानवरों से हम कई कार्य भी करवा सकते हैं, जैसे खेती करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, भार को ढोना, इनमें भी जानवर हमारी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ हम जानवरों की जो चर्बी होती है, जो उसका चमड़ा होता है, उसे वस्त्र भी बनाते हैं, उनसे जूते बनते हैं, उनसे हमें गर्मी भी प्राप्त होती है। तो जानवर हमारे बहुत काम आते हैं। इसके बाद कि आज जानवर, इनका उपयोग किस लिए होता है। तो देखिए सबसे पहले तो वही भोज्य पदार्थों के लिए, जैसे दूध, मांस, अंडे आदि, इन सब खाद्य पदार्थों के लिए जानवरों का उपयोग होता है। इसके अलावा खेती के लिए होता है, भार ढोने के लिए होता है, ऊन, चमड़ा, सींग, ये सब चीज़ें भी हमें जानवरों से प्राप्त होती है। और गोबर प्राप्त करने के लिए भी आज जानवरों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, उसे देखें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए हम पहले उसी मानचित्र को देखते हैं जहाँ से इन पशुपालकों के और इन किसानों के होने के चित्र मिले हैं। तो ये देखिए कि जैसे ही आपको इस बॉक्स में यहाँ पर ये नीले रंग के कश्मीर में दिख रहा है बुर्ज होम, मेहरगढ़ जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, महागढ़ा, कोल्डी हवा, चिरांत, दाउजली हेडिंग, और नीचे हल्लर, और ये पय्यमपल्ली। ये इतने जो नीले रंग के आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से शुरुआती किसानों के होने के हमें साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं, और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। यानी कि यहाँ से जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं, और इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो नीचे एक तालिका है जिनसे तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो ये देखिए नीचे तालिका, एक तरफ इसमें आपको अनाज और जानवरों की हड्डियों के अवशेष बताए हैं,
और दूसरी तरफ है उन पुरा स्थलों के नाम जहाँ से इनके अवशेष मिले हैं। तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी, ये मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अभी हमने मानचित्र में देखा था मेहरगढ़ के बारे में। जानवर, इसके बाद है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, और ये मिले हैं कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश से। इसके बाद चावल और मवेशी, मिट्टी पर उनके खुरों के निशान मिले हैं, और ये महागढ़ा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। गेहूँ और दलहन, ये है गुफक्राल, आधुनिक कश्मीर में। इसके अलावा गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी, ये बुर्जहोम, आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिरांद, आधुनिक बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर, यह है हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर, ये है पय्यमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। और ये सभी जो पुरा स्थल हैं, अभी हमने इन सबको मानचित्र में देखा था। जिन जगहों पर अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ के ही नाम दर्शाए गए हैं। तो ये देखिए कि जो अभी हमने मानचित्र में देखा था इन्हीं पुरा स्थलों के बारे में, कि मेहरगढ़ है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, बुर्जहोम कश्मीर में है। इसके अलावा चिरांद है, ये दाउजली हडिंग है। इसके बाद कोल्डी हवा है, महागढ़ा है, पय्यमपल्ली और हल्लूर, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये यहाँ से इनके किसानों के और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।